माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमक आईं और उसे अपनी किस्मत पर रोना आ गया। उसने अपने दिल ही दिल में घबराकर सोचा कि क्या अब इस कचरे ग्रुप से बाहर निकलने का कोई चांस बचा भी है या नहीं। उसने खुद को बुरी तरह कोसा और चिढ़कर सोचा कि कसम से इस ग्रुप का एक एक बंदा प्योर नंबर 1 का इडियट और नमूना है। मानो उसने गलती से पोकेमॉन वाली टीम रॉकेट ज्वाइन कर ली हो, जिनका पोपट होना पहले से ही तय होता है। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है, जहां एक ऑफिसर ने ली युनमू के हाथ में एक छोटी सी थैली लाकर थमाई और उसे इज्जतदार कस्टमर बुलाते हुए उसके 7500 डायमेंशन कॉइन्स दे दिए। उस छोटी सी थैली को घूरते हुए ली युनमू ने एक ठंडी सांस छोड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सर्वाइवर बैटल आर्मर सिर्फ 7500 में बिका था। इतने चिल्लर से तो एक ढंग का टेंट भी नहीं आने वाला था। उन 3 बेसिक जरूरतों की तो बात ही दूर थी। उसकी नजर सामने खड़े अमीरों के उस झुंड पर गई जो अंधा पैसा उड़ा रहे थे, जिसे देखकर उसके अंदर एक जलन सी महसूस हुई। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि इन बेवकूफ अमीरजादों की जिंदगी सच में कितनी मस्त और ऐश वाली होती है। ऑर्डर काउंटर की ठीक सामने चौड़ में खड़े होकर ज़ैंग दा ने अपना अमीरजादा वाला एटीट्यूड दिखाया और उंगली घुमाकर डिक्लेयर किया कि उसे उन सस्ती चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उसने दुकानदार को बाकी बची हुई हर एक महंगी चीज का एक एक पीस निकालकर पैक करने को कह दिया। फिर उसने मुड़कर ली युनमू को देखा और हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में कुछ नहीं खरीद रहा। नाक भौं से काटते हुए ली युनमू ने एकदम ठेठ और देसी अंदाज में जवाब दे दिया कि वहां सब लोग उसके जैसे अंधे अमीर थोड़ी घूम रहे थे। ये सुनते ही ज़ैंग दा के चेहरे पर एक तरस और दया का भाव आ गया। उसने हैरानी और दुख के साथ पूछा कि क्या उसके पास सच में पैसे नहीं थे, और उसकी इस बुरी हालत पर दुख जताया। उसे फिक्र होने लगी कि फिर ली युनमू के एसेंशियल आइटम्स जैसे गाड़ी और टेंट का आखिर क्या होगा। ली युनमू ने बिल्कुल आराम से कंधे उचकाए और चिल होकर बताया कि गाड़ी नहीं हुई तो वो भाग लेगा और सोने के लिए जमीन ही काफी है, इसलिए वो आराम से एडजस्ट कर लेगा। ये गरीबी वाली बात सुनते ही ज़ैंग दा तड़प कर दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसने कसकर ली युनमू का हाथ पकड़ लिया। एकदम फिल्मी हीरो की तरह जज्बाती होकर उसने दिलासा दिया कि उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी हालत इतनी खराब और दुख भरी है, पर उसका भाई ज़ैंग दा उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। ये नया ड्रामा देकर ली युनमू का माथा घबराहट के पसीने से भीग गया और वो अंदर ही अंदर झल्लाया कि ये नमूना अचानक रोते हुए ड्रामे क्यों कर रहा था। ज़ैंग दा उसे जबरदस्ती घसीटे हुए काउंटर पर ले गया और चुपचाप उसके साथ आगे चलने को कहा। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए ली युनमू चिड़चिड़ाया और उससे ऐसी अजीब हरकतें बंद करके हाथ छोड़ने को बोला, पर ज़ैंग दा कहाँ मानने वाला था। काउंटर पर अपना वीआईपी कार्ड पटके हुए वो जोर से चिल्लाया और बॉस को वहां रखे सारे महंगे प्रॉप्स एक साथ पैक करने का ऑर्डर दे दिया। दुकानदार ने तेजी से बिल कैलकुलेट किया और बहुत इज्जत के साथ बताया कि इस बार उनका टोटल बिल 1,43,000 डायमेंशन कॉइन्स हुआ है। बिना एक सेकंड सोचे ज़ैंग दा ने फुल चौड़ में कार्ड स्वाइप करने का फरमान सुना दिया। ऊपर से उसने डिसाइड किया कि वो महंगी वाली गाड़ी भी लेगा जिसे स्पेसिफिकली ली युनमू के नाम पर रजिस्टर करवाना था। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने उनका बेस्ट टैंक भी बुक कर लिया जिससे वो अगले हफ्ते पिक करने वाला था। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। ये लेवल की अमीरी देकर ली युनमू के मुंह से हैरानी में निकल गया कि ये तो सच में एक ओपी जीटीआर गाड़ी थी और उसने मान लिया कि पैसे की ताकत आखिर आसमान फाड़ती ही है। दुकानदार खुशी से पागल हो रहा था और उसने झुककर शुक्रिया अदा करते हुए याद दिलाया कि ज़ैंग दा ने अपनी पिछली ट्रांजैक्शन में भी 12.7 मिलियन डायमेंशन कॉइन्स पानी की तरह उड़ाए थे। पर ज़ैंग दा का ये अमीरजादा शौक अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने बॉस से उनके दुकान के 10 सबसे महंगे टेंट मांग लिए। दुकानदार ने खुशी से उन सबसे बेस्ट टेंट्स की कीमत बताई जो टोटल 6 मिलियन डायमेंशन कॉइन्स बनती थी। ज़ैंग दा ने वापस वही चिल अंदाज में कार्ड स्वाइप करने का ऑर्डर दे दिया। ये करोड़ों की शॉपिंग देकर ली युनमू के सर से पसीना टपक रहा था। उसने दिमाग में कैलकुलेट किया कि इसका मतलब ये अमीरजादा अब उसका पूरा खर्चा फ्री में उठा रहा था। उसने राहत की सांस लेते हुए मनी मन शुक्र मनाया कि ऐसे अंधे अमीर दोस्तों का होना सच में अलग लेवल का ऐश और फ्री का प्लॉट आर्मर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्लक्सर गिल्ड के बाहर, जहां हो वू की मक्खन लगाती आवाज गूंजी। उसने लोजन से सवाल किया कि क्या उसे लगता है कि वो ली युनमू इस बार क्वालिफायर्स में सिलेक्ट हो पाएगा। लोजन ने एकदम ठंडी और इग्नोर मारने वाली आवाज में क्लियर किया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके पीछे पीछे चलते हुए हो वू का तो अलग ही भौकाल था। उसने चौड़ में आकर क्लेम कर दिया कि अब ल्यू नो जे उनकी टीम में आ गई है, तो उसे नहीं लगता कि अब इस पूरे शहर में कोई ऐसा बंदा बचा है जो उस रद्दी कचरे के साथ टीम बनाना चाहेगा। लोजन को उस कचरे ली युनमू के लिए हो वू का ये ऑब्सेशन बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने इरिटेटेड होकर पूछा कि आखिर वो हर वक्त उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा रहता है। हो वू ने केट अंदाज में जहर उगलते हुए अपनी असली नफरत बताई कि उसे बस वो पसंद नहीं है। उसकी नजर में ली युनमू एक थर्ड क्लास और नीच खानदान में पैदा हुआ लड़का था जो औकात से ज्यादा एटीट्यूड दिखाता था। हो वू ने चढ़कर बताया कि ली युनमू की शक्ल देखकर ही उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता था। ठीक उसी वक्त एक बेहद चमकचमाती हुई महंगी लाल गाड़ी हवा को चीरती हुई पूरी तबाही के साथ उनके पास से गुजरी। हो वो गाड़ी के इतने पास आने से डर के मारे उछल पड़ा और चिल्लाते हुए गाली देने लगा कि क्या चलाने वाला अंधा था। उसने उस दूर जाती गाड़ी की तरफ मिडिल फिंगर दिखाते हुए गुस्से में पूछा कि आखिर वो कौन सा नमूना था जो ऐसी जानलेवा ड्राइविंग कर रहा था। लेकिन अचानक गाड़ी वहीं रुकी और शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। अंदर बैठे ली युनमू ने एक तीखी और कटल मुस्कान के साथ हीरो वाली एंट्री मारी और ताना मारते हुए उन दोनों से कहा कि काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। उसे ऐसी प्रीमियम गाड़ी में देकर हो वू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए पूछा कि उस निठल्ले के पास आखिर इतनी भौकाली गाड़ी आई कहां से और वो यहाँ गिल्ड के बाहर क्या झक मार रहा था।
गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए ली युनमू ने अपना पूरा स्वैग दिखाया। उसने आराम से जवाब दिया कि लोग गिल्ड मिशंस एक्सेप्ट करने ही आते हैं। उसने आगे समझाया कि वैसे भी रैंकिंग बैटल आने वाली है, तो रास्ते में आते जाते कुछ मिशंस निपटा लेना थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। होवू ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और ली युनमू का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उस अकेलापन के मारे ने आखिर कोई कचरा टीम ढूंढ ली थी। ठीक तभी पीछे से एक जोर की आवाज आई जिसने ली युनमू का नाम पुकारा। वहां जांगडा, लिंगान और लू क्यांग खड़े थे और उन तीनों के पास अपनी अपनी एक ब्रांड न्यू आसमान फाड़ने वाली चमकचमाती गाड़ी थी। उन्होंने ली युनमू को बताया कि वो लोग कब से उसका इंतजार कर रहे थे और पूछा कि क्या नई गाड़ी चलाने में मक्खन जैसी लग रही है। उन्होंने अमीर जादों वाले वीआईपी अंदाज में ऑफर दे दिया कि अगर गाड़ी ठीक नहीं लग रही तो वो अभी के अभी नई खरीद लेंगे। ये लेवल की बाप अमीरी देकर होवू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से चिल्लाकर पूछा कि क्या वो इस सर्कस को एक बैटल स्क्वाड बोलते थे जो बस अमीर जादों का एक पूरा गवार ग्रुप था। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि आखिर वो लोग बैटल लड़ेंगे कैसे। क्या उन डायमेंशनल मॉन्स्टर्स को अपने पैसों की गड्डियों से पीट पीट कर मारने का प्लान था। उसने पॉइंट आउट किया कि वैसे भी उनकी इस कचरा टीम में अभी लोग ही पूरे नहीं थे। ये फैक्ट सुनते ही ली युनमू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जांगडा की तरफ देखा क्योंकि टीम का मेंबर कम था, पर जांगडा ने तुरंत एक दिलासा देने वाली हंसी दी और उसे टेंशन ना लेने को कहा। उसने रिवील किया कि 5वें मेंबर का इंतजाम उसने बहुत पहले ही कर लिया था। अपनी कलाई पर बंधी एक्सपेंसिव घड़ी को देखते हुए उसने अनाउंस किया कि वक्त हो चुका है और वो मेंबर बस वहां आती ही होगी। ठीक उसी पल एक हेवी डिस्प्लेसमेंट वाली भारी मोटरसाइकिल धूम मचाती हुई फुल वॉल्यूम में वहां आकर रुकी। उस गाड़ी ने सड़क पर एक जोरदार राउंड मारा जिससे वहां एक्शन मूवी की तरह धुआं ही धुआं हो गया। गॉसिप मोड में आते हुए ली युनमू ने उस गाड़ी से उतरती हुई लड़की को ध्यान से देखा। वो उसे देखते ही नया ताना मारने ही वाला था कि ये उनका 5वां कचरा मेंबर है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, लुओ जिन की नजर उस लड़की पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। लुओ जिन ने तुरंत उसे पहचान लिया कि ये तो फेंगहुआ सिटी के सेकंड हाई स्कूल की फेमस स्टूडेंट लिंग शुआंग थी। उसके बालों में स्टाइलिश हाइलाइट्स थे और उसका खतरनाक स्वैग एकदम आसमान छू रहा था, मानो अकेली ही सबका गेम बजा सकती हो। जांगडा ने हाथ हिलाते हुए उसे सिस्टर लिंग शुआंग बुलाकर आवाज लगाई और उनका वेलकम किया। ली युनमू थोड़ा चौंका और उसने पूछा कि क्या वो उसकी बहन थी। ठीक तभी लिंगैन डरते हुए आगे बढ़ा और उसने डरती आवाज में पूछा कि आखिर उनकी डी वहां क्या कर रही थी। ये फैमिली कनेक्शन सुनते ही ली युनमू के होश पूरी तरह उड़ गए। उसने हैरानी से लिंग शुआंग पर उंगली रखी और यकीन ना करते हुए लिंगैन को घूरा। उसने झल्लाते हुए ठेठ आवाज में क्लियर किया कि ये पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि इस खतरनाक लड़की के टॉप टीयर जीन्स उसकी उस सड़ियल फैमिली के नमूनों से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। अपनी बेइज्जती सुनकर लिंगैन गुस्से में चिल्ला उठा और पूछा कि उसका इस चिड़चिड़ी बात से आखिर क्या मतलब था। लुओ जिन आराम से चलकर उनके पास आया। उसकी आवाज में पहले जैसा कोई एटीट्यूड नहीं था। उसने रूल समझाते हुए मिस लिंग शुआंग को पॉइंट आउट किया कि किसी दूसरे शहर से आकर जीफंग सिटी के लोगों के साथ टीम बनाना सीधा चीटिंग मानी जाएगी, जिससे पूरे शहर की परफॉर्मेंस पर दाग लगेगा। पर लिंग शुआंग ने अपना आसमानी रोला दिखाते हुए हवा में एक नया बैज उछाला और बिना फिक्र किए बताया कि वो लोग टेंशन ना लें क्योंकि वो पहले ही जीफंग सिटी एकेडमी में ट्रांसफर ले चुकी थी। ये सुनकर होवू डर के मारे पीछे हटा और उसने लुओ जिन के कान में खुसुर पुसुर करते हुए पूछा कि क्या ये औरत सच में बहुत ताकतवर थी। लुओ जिन का चेहरा पूरी तरह सीरियस हो गया और उसने एक्सप्लेन किया कि फेंगहुआ सिटी की ओवरऑल रैंकिंग उनके जीफंग सिटी से कहीं ज्यादा ऊपर आती है और ये लिंग शुआंग पहले से ही एक सेकंड ग्रेड ब्लैक क्रिस्टल फ्लक्सर बन चुकी है। उसने आगे डिटेल दी कि उसने सुना था कुछ साल पहले किसी ओपी और बेहद ताकतवर फ्लक्सर ने इसके रॉ टैलेंट को देकर इसे अपना चेला बना लिया था। उसने वार्निंग दी कि इसके पास 2 भयंकर बैटल स्किल्स हैं और उनकी आम जनरेशन में इसे एक टॉप टीयर ओपी एक्सपर्ट माना जा सकता है। जांगडा ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और क्लियर किया कि वो उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं रखता था, बल्कि उनके ऐड होने से बस उनका 5 लोगों का कोटा पूरा हो जाएगा जो कंपटीशन के लिए जरूरी था। लिंग शुआंग ने दूसरे दोनों अमीरजादों की तरफ देखा और थोड़ी तारीफ भरी आवाज में नोट किया कि वो लोग काफी टाइम बाद दिखे थे और अब काफी लंबे भी हो गए थे। लिंग एन ने सहमी हुई आवाज में पूछा कि आखिर वो अचानक यहाँ क्यों शिफ्ट हो गई थी, जबकि उन्हें तो वापस फेंगहुआ सिटी चले जाना चाहिए था। अपने छोटे भाई के मुंह से ये सुनते ही लिंग शुआंग आगे बढ़कर कसकर उसका गाल खींचा। उसने डांटते हुए पूछा कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसे जाने को बोले। उसने बताया कि जब उनके पेरेंट्स को पता चला कि लिंगैन अपनी क्लास का सबसे आखिरी निठल्ला स्टूडेंट है तो उन्हें लगभग चक्कर आ गया था, इसलिए वो वहां सिर्फ और सिर्फ उस नमूने पर नजर रखने और उसे ठीक करने आई थी। जब सब लोगों की गिनती पूरी हो गई तो जांगडा ये पूरे जोश के साथ कमांड दी कि अब जब सिस्टर वहां आ ही चुकी है तो उन्हें चलकर टीचर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाना चाहिए। वहां खड़े ली युनमू पर अचानक लिंग शुआंग की तीखी और परखने वाली नजरें पड़ी। उसे अंदर ही अंदर इंट्यूटिवली महसूस हुआ कि इस साधारण से दिखने वाले लड़के में ऐसी कोई ना कोई छिपी हुई ओपी बात जरूर थी जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी। ठीक 1 हफ्ते बाद का सीन आता है जहां मैदान में एक लंबा और भारी कॉन्वॉय रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। एक भारी और सीरियस आवाज पूरे मैदान में गूंजी जिसने सारे स्टूडेंट्स की अटेंशन मांगी। अनाउंसमेंट हुई कि टियानयुन फोर्ट पूरी तरह सक्सेसफुली लैंड हो चुका है और उसके मेन गेट्स बस खुलने ही वाले थे। स्पीकर ने आगे कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स इस साल टियानयुन सिटी को गर्व से
से रिप्रेजेंट करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल करके शहर का नाम रोशन करेंगे। उसने सभी स्टूडेंट्स को इस मौत के खेल के लिए गुड लक विश किया और उन्हें आगे निकलने की परमिशन दे दी। शहर के सारे अमीर और आम फ्लक्सर्स भी इस महान कंपटीशन पर अपनी बाज जैसी नजरें गड़ाए हुए थे और हर तरफ से भीड़ आवाजें लगाने लगी कि आखिर ये एपिक बैटल शुरू हो ही गया। सबने उन बच्चों को अपना बेस्ट देने को कहा क्योंकि इस साल सबको उनसे बहुत तबाहीकारी उम्मीदें थीं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के शांत कमरे में ली युनमू के पिता ने आवाज लगाई और लियू रुआन से उन्हें उठकर बैठने में मदद करने को कहा। लियू रुआन तुरंत दौड़कर आई और उन्हें आराम से सहारा देते हुए बिठा दिया। अपने पिता ने बेड से सामने लगी स्क्रीन की तरफ पूरी कंसंट्रेशन से नजरें गड़ाई जहां उन बच्चों का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था और उन्होंने अपने दिल ही दिल में एक दुआ मांगी। उन्होंने खुश होकर अपने मन में उम्मीद जताई कि उनका शेर जाए और अपने लिए इस दुनिया में एक नया और तबाहीकारी रास्ता बनाए। मैदान के आगे के रास्ते पर होवू बड़ी चौड़ में स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए गाड़ी भगा रहा था। उसने लुओ जिन को फिक्र ना करने का दिलासा दिया और अपनी ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ करते हुए दावा किया कि उसके आगे इस दुनिया में कोई उनसे तेज गाड़ी नहीं चला सकता। उसने फुल एट में गारंटी दी कि आज के सारे डायमेंशनल बीस्ट्स सिर्फ और सिर्फ उनकी ही टीम के शिकार होंगे। लुओ जिन ने आराम से अपने सामने रखे मैप को ध्यान से पढ़ा और आगे की प्लानिंग करते हुए बताया कि मैप के हिसाब से आगे एक सेफ रिवर एरिया था। उसने डिसाइड किया कि वो लोग वहां थोड़ी देर रुकर आराम करेंगे और साथ ही सबको ऑर्डर दिया कि सब लोग अपने अपने आर्मर्स पहन ले और आगे आने वाली भयंकर फाइट के लिए पूरी तरह तैयार रहे। पीछे की सीट पर बैठी लियू नुओजे के चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी और वो अपने दिल ही दिल में परेशान होकर सोच रही थी कि उसका आम सा क्लासमेट लियुन मू वहां ठीक होगा या नहीं। उसे टेंशन इसलिए थी क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों से उसे देखा भी नहीं था और उसे ये तक नहीं पता था कि उस बेचारे को आखिर ऐसी कंडीशन में कोई ढंग की टीम मिली भी थी या नहीं। ठीक तभी उनके ठीक पीछे से किसी भयंकर इंजन की दहाड़ ने उनके कान फाड़ दिए, मानो कोई ओपी मॉन्स्टर ट्रक उनके ठीक पीछे आ गया हो। लुओ जिन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा और तुरंत सबको अलर्ट किया कि पीछे से किसी अजीब और खतरनाक चीज की आवाज आ रही है, इसलिए सब तैयार रहें। ये डेंजर सुनकर होवू के माथे पर पसीना आ गया और उसने घबरा कर पूछा कि क्या वो लोग इतनी जल्दी ही किसी खतरनाक डिमेंशनल मॉन्स्टर के शिकार हो गए थे। उसने जल्दी से गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में देखा और आगे आने वाला नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे एक आसमान फाड़ने वाली आलीशान ऑफ रोड व्हीकल उनकी गाड़ी की बिल्कुल दुम पर पूरी स्पीड से आ रही थी, जिसे देखकर उसने हकलाते हुए खुद से कहा कि ये औकात से बाहर की स्पीड आखिर पॉसिबल ही कैसे है। उसने शॉक में क्लेम किया कि उसने इस गाड़ी को खुद अपने हाथों से मॉडिफाई किया था, जिसके हिसाब से इससे तेज इस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं हो सकती थी और उसे पूरा घमंड था कि इस पूरे टियान्यून फोर्ट में उसके लेवल का कोई खतरनाक ड्राइवर पैदा ही नहीं हुआ था। ठीक उसी वक्त पीछे आ रही उस ऑफ रोड व्हीकल का आगे वाला टायर रोड पर रखे एक बड़े से पत्थर से जोर से टकराया। हाओवू ने हैरानी और थोड़ी राहत से सोचा कि अब तो ये गाड़ी पक्का फ्लिप मारने वाली थी, पर तभी एक दूसरा भयंकर इंजन हवा में गूंजा और उस टक्कर को स्पीड बूस्ट की तरह यूज करते हुए गाड़ी सीधा हवा में उड़ती हुई ठीक हाओवू की गाड़ी के ऊपर से जंप मारकर निकल गई। एकदम रोहित शेट्टी की फिल्म जैसा स्टंट हो गया था। हाओवू ने खिड़की से अपना सर बाहर निकाला और उसकी आंखें डर से फैल गई जब उसने नोटिस किया कि ये गाड़ी चलाने वाले वही अमीर जादों के नमूने थे। पलक झपकते ही लिंग शुआंग की उस तबाहीचारी और फास्ट एंड फ्यूरियस लेवल ड्राइविंग स्किल्स के आगे ली युनमू के उस कॉन्वॉय ने हाओवू के ड्राइविंग के सारे घमंड की धज्जियां उड़ा दी और आराम से उन्हें धूल चटाकर ओवरटेक कर लिया। जैंग दा ने आगे निकलते हुए पीछे मुड़कर उन्हें घूरा और खुशी से झूमते हुए अपनी आवाज बुलंद की, मानो उसने चिल्लाकर उनका मजाक उड़ाया हो कि बेटा बाप हमेशा बाप रहता है। ओवरटेक करने के बाद उनकी वो भयंकर ऑफ रोड व्हीकल आगे जाकर स्पीड ब्रेक करते हुए एक छोटी सी बहती नदी के पास सेफली रुकी। ली युनमू ने गाड़ी से बाहर निकलकर एकदम आलसी टोन में पूछा कि क्या अब उन्होंने आगे का कोई सीन डिसाइड किया था। उसने अपने हाथ में पकड़े मैप की तरफ देखा और कैजुअली पूछा कि आखिर अब उन्हें कहां फटी उड़ाने जाना है। उसने बताया कि वो वहां स्पीड में आगे तो आ गए थे, पर उनकी असली डेस्टिनेशन का अभी भी कोई ठिकाना नहीं था। लिंग शुआंग की आवाज एकदम ठहरी हुई थी और उसने चिल होकर जवाब दिया कि वो तो कहीं भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ के इन कचरा डायमेंशनल मॉन्स्टर्स से भिड़ना उसकी लेवल की कोई बड़ी बात नहीं थी। बगल में खड़े लिंगान ने डरते हुए भीख मांगते हुए रिक्वेस्ट की कि वो लोग प्लीज किसी थोड़ी सेफ जगह चले। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर वो ठीक से नहीं खेले तो वो लॉज इन आराम से बहुत सारे आसान पॉइंट्स इकट्ठा कर लेगा, जिसके सामने उनके पॉइंट्स तो किसी मिट्टी के बराबर ही लगेंगे। गाड़ी के हुड पर बैठे जैंग दा ने अपने जूते से हल्के से ली युनमू के कंधे पर ठोकते हुए अपनी पूरी अमीर वाली चौड़ दिखाई। उसने जोश में आकर कहा कि उनके पास मास्टर लिंग शोंग जैसी ओपी आपा है और उनकी ये आग लगाने वाली बसंती जैसी गाड़ी भी है जो स्पीड में रास्ते में आने वाले सब कचरे को आराम से कुचल सकती है। उसने मैप पर एक डेंजर स्पॉट की तरफ इशारा किया और डिक्लेयर किया कि वो लोग इसी जगह को अपना पहला मौत का खेल खेलेंगे। मैप पर उस लोकेशन को देखते ही लू यांग के होश उड़ गए और उसने डर के मारे चिल्लाते हुए पूछा कि क्या ये वही जगह नहीं थी जो उन खौफनाक ड्वार्फ्स का एक्टिविटी एरिया था। ली युनमू थोड़ा कंफ्यूज था और उसने हैरानी से पूछा कि ये ड्वार्फ्स आखिर किस चिड़िया का नाम थे। लिंगान उछलकर खड़ा हो गया और घबराहट में कांपते हुए चिल्लाया कि ड्वार्फ्स इस पूरे लामू रिवर एरिया के सबसे खौफनाक और
आतंकी डायमेंशनल मॉन्स्टर्स थे। उनका नाम सुनते ही आम लोगों की हवा टाइट हो जाती थी। ली युनमू सीधा लिंग शुआंग की तरफ मुड़ा और उसने पूछा कि क्या ये छोटे दिखने वाले मॉन्स्टर्स सच में इतने ताकतवर थे जितना ये डरपोक नमूना हाँक रहा था। लिंग शुआंग ने एकदम चिल होकर सच्चाई बताई कि अगर बात किसी अकेले ड्वार्फ की हो तो वो सच में बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था, बल्कि एक अकेला ड्वार्फ किसी कमजोर कीड़े जैसा था जिसे आसानी से कुचला जा सकता था। पर अचानक उसकी आवाज पूरी तरह सीरियस और मौत जैसी भारी हो गई। उसने इन दरिंदों की असली प्रॉब्लम समझाते हुए बताया कि ये अकेले नहीं बल्कि झुंड में रहने वाले कातिल दरिंदे थे। उसने वाज़ेह किया कि इनके अंदर प्रॉपर अक्ल और प्लानिंग होती है और इंसानों के लिए इनके काले दिल में सदियों की भयंकर नफरत छिपी हुई है। उसने क्लियर वार्निंग दी कि जब भी ये ड्वार्फ्स हमला करते हैं तो वो हमेशा किसी भयंकर तूफान वाली भीड़ बनाकर आते हैं, एकदम किसी ज़ॉम्बी होड की तरह। उसने अपना आखिरी डार्क वर्डिक्ट सुनाया कि एक बार अगर कोई उनके उस भीड़ वाले घेरे में फंस गया तो चाहे वो कितना भी बड़ा फ्लक्सर क्यों ना हो, वहीं उसका पूरी तरह से दी एंड हो जाएगा और उसकी वहां लाश तक नहीं मिलेगी। ये लॉजिक समझते ही ली युनमू का दिमाग चकरा गया। उसके गले से एक भारी सांस घुटकर निकली क्योंकि अब इस कचरा ग्रुप से निकलने का कोई चांस नहीं बचा था। वहीं ज़ैंग दा ने हल्के से आगे झुककर अपने मास्टर प्लान का राज खोला कि बस इसी डर की वजह से वहां कोई भी 2 कौड़ी का इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। उसका लॉजिक एकदम सीधा था, अगर वो लोग वहां घुस गए तो वहां के सारे पॉइंट सिर्फ उनके होंगे और उन्हें टक्कर देने वाला कोई कंपटीशन बचेगा ही नहीं। ये ओपी थ्योरी सुनते ही लू क्यांग बुरी तरह फट पड़ा। आखिर वहां जाने का मतलब सीधा कुत्तों की मौत मरना था। लिंग आन का चेहरा भी डर से पीला पड़ चुका था और वो इस बात पर झल्लाया कि ज़ैंग दा को अपनी जान से ज्यादा इन रद्दी पॉइंट्स की पड़ी थी। अपने दोनों डरपोक दोस्तों को तसल्ली देते हुए ज़ैंग दा आराम से मुस्कुराया और फिक्र ना करने को कहा क्योंकि उनके पास आग लगाने वाली सिस्टर लिंग शुआंग मौजूद थी। ली युनमू ने भी गर्दन घुमाकर लिंग शुआंग की राय जाननी चाहिए। अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालकर लिंग शुआंग ने एकदम ठेठ और आलसी अंदाज में कंधे उचकाए क्योंकि उसे इन सब चक्करों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने उन्हें आपस में डिसाइड करने छोड़ दिया। ये देखकर ली युनमू ने एक शैतानी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाया और वहां जाने के लिए पूरी तरह रेडी हो गया। वोट एकदम क्लियर था, 3 हाँ और 2 ना के साथ फैसला हो गया और उन्होंने निकलने की तैयारी कर ली। गाड़ी के पीछे बैठे वो दोनों डरपोक बुरी तरह रोने और चिल्लाने लगे। वहां ना जाने की भीख मांगते हुए उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलने की जिद पकड़ ली। लिंगान ने तो हाथ जोड़कर अपनी दी से छोड़ने तक की रिक्वेस्ट कर डाली, पर लिंग शुआंग की ठंडी धार जैसी आवाज ने उसके भाई का रोना 1 सेकंड में बंद कर दिया। उसने सख्त वार्निंग दी कि अगर उसने उसे वहां अकेले जंगल में छोड़ दिया तो वो और जल्दी मारा जाएगा। डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही ज़ैंग दा ने गाड़ी से कूदकर अपना सबसे आतंकी हथियार सिल्वर थ्रोन प्रेशर कैनन अपने कंधे पर टिका लिया। उसका जोश आसमान छू रहा था। उसने पॉइंट आउट किया कि इन ड्वार्फ्स का एक्टिविटी एरिया ठीक उनके आगे था और सबको गाड़ी से बाहर निकलकर आर्मर्स पहनने और बैटल के लिए पूरी तरह रेडी होने का आदेश दिया। लिंग आन ने कांपते हाथों से अपना रिवॉल्विंग क्रॉस स्लैश निकालते हुए हकलाकर तैयार होने की हामी भरी। वहीं दूसरी तरफ लू क्यांग ने अपना डेथ ब्लेड हथियार हवा में घुमाया, पर लू क्यांग की नजर अपने दोस्त के भारी आर्मर पर पड़ी तो उसने ताना मारा कि लिंग आन को मरने से इतना ही डर लगता था जो उसने इतनी हाई डिफेंस वाली रद्दी जरा खरीद ली थी। इधर लिंग शुआंग आराम से अपना वॉरलॉर्ड बैटल सूट पहनकर गाड़ी से बाहर आई और उसने भी तैयार होने का सिग्नल दिया। उसकी आंखें पहले से ही शिकार ढूंढ रही थी। सबको रेडी देकर ज़ैंग दा ने इधर उधर नजर दौड़ाई कि आखिर उनका ली युनमू कहाँ रह गया। दरवाजे के पीछे से निकलते हुए ली युनमू ने भी एकदम रेडी होने की आवाज लगाई। उसे देखते ही ज़ैंग दा की आंखें हैरत और शौक से फटी की फटी रह गईं और उसका जबड़ा ठीक जमीन पर आकर गिरा। वो हैरानी से चिल्ला उठा क्योंकि ली युनमू के पास वॉर गॉड टेम्पल का महान वॉरियर आर्मर था जो ऐसी आतंकी चीज थी जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। पागलों की तरह आगे बढ़कर ज़ैंग दा ने जल्दी से ली युनमू का बाजू पकड़ लिया और उसे छूने की भीख मांगते हुए उसके जादू जैसे टेक्सचर पर फिदा हो गया। ली युनमू के माथे पर पसीना आ गया और घबराकर अपना हाथ पीछे खींचते हुए उसने पूछा कि क्या ये सूट सच में इतना खास था। उसे खुद नहीं पता था कि उसके डैड को ये ओपी आर्मर आखिर मिला कहां से था। ठीक तभी झाड़ियों के पीछे से एक सुनहरी टांग बाहर निकली जिसे लिंग शुआंग की बाज जैसी नजरों ने तुरंत पकड़ लिया। उसने हवा में हाथ हिलाकर शी किया और कुछ आने का अलर्ट देते हुए सारे मेंबर्स को तुरंत अपनी कवर पोजीशन लेने को कहा। मौत को आते देख ली युनमू का ग्रुप तेजी से इधर उधर बिखरा और छुप गया। लिंग शुआंग एक छलांग में एक बड़े पेड़ की डाल पर जा बैठी और उसने सिचुएशन की रिपोर्ट मांगी। अपनी स्नाइपर राइफल के स्कोप से झुककर निशाना लगाते हुए ज़ैंग दा की आवाज रेडियो पर गूंजी और उसने टारगेट स्पॉट होने की कंफर्मेशन दी। स्कोप में 2 ड्वार्फ्स पेट्रोल करते हुए दिख रहे थे। लिंग शुआंग का कमांड एकदम शार्प था और उसने आसपास कोई और डायमेंशनल बीस्ट्स होने की चेकिंग करने को कहा।
आसपास दूसरा कोई कचरा ना होने की कंफर्मेशन मिलते ही लिंग शुआंग के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आई। उसने इसे बेहतरीन बताते हुए ज़ैंग डा और ली युनमू को अटैक के लिए तैयार रहने को कहा। एक दूसरे पेड़ के पीछे छिपे ली युनमू ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और रेडी होने का सिग्नल दिया। सड़क पर चलते हुए एक डॉफ की नजर अचानक जमीन पर पड़ी, जहां पता नहीं कहां से एक लॉलीपॉप लुढ़कता हुआ आया था। वो झुककर उस लॉलीपॉप को हैरानी से देखने लगा। उस बीस्ट को वहीं खड़ा देकर ज़ैंग डा की शैतानी हंसी निकल गई और उसने मजाक में उस कचरे को हेडशॉट जीतने की बधाई दी। अगले ही सेकंड एक बेहद तेज और चमकी हुई लाल बीम हवा को फाड़ते हुए निकली और ठीक उस डॉफ के सर के चीथड़े उड़ा दिए। इस धमाके का पूरा फायदा उठाते हुए ली युनमू बिजली की स्पीड से उनके पीछे से निकला। उसके हाथ में पकड़ी तलवार से एक भयंकर वायलेंट ब्लेड अटैक हवा में लहराया और एक ही झटके में बाकी बचे दोनों मॉन्स्टर्स के सर जिस्म से अलग हो गए। ली युनमू की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसने रेडियो पर टारगेट सक्सेसफुली एलिमिनेट होने की जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ शीएन यूजर गिल्ड यूनियन में बैठे लोग इस पूरे कंपटीशन को बड़ी स्क्रीन पर लाइव देखकर पागल हो रहे थे। भीड़ में से आवाजें आने लगीं कि इस साल ब्लैक एम्परर सिटी का दबदबा सच में भयंकर था, क्योंकि सिर्फ आधा दिन गुजरने पर ही वो लोग सीधा टॉप 4 में घुस चुके थे। साथ ही व्हाइट स्नो सिटी की परफॉर्मेंस पर भी हैरानी जताई गई, जो पिछले साल 49th रैंक पर सड़ने के बाद इस साल अचानक से टॉप 10 में आ गए थे। भीड़ में से अचानक एक ने चिल्लाकर सबका ध्यान जिफिंग सिटी की तरफ खींचा। ये शहर जो हर साल टॉप 130 में पड़ा रहता था, इस बार सीधा टॉप 70 में एंटर कर चुका था। सबने यही अंदाजा लगाया कि इस साल जिफिंग सिटी में आए लोजिन नाम के सुपर रुकी की आतंकी ताकत की वजह से ही ये शहर इतना ऊपर आया होगा। पर भीड़ के बीचों बीच बैठे ली बोवन ने एक ठंडी और मजाक उड़ाती हंसी दी। उन्हें अच्छे से पता था कि भला वो अकेला नमूना इतनी जल्दी इतने सारे पॉइंट्स नहीं ला सका था। वापस तबाही वाले मैदान में लिंग यान रो रो कर अपनी पूरी ताकत से जंगल में भाग रहा था और बचाने की गुहार लगा रहा था। जब वो तय की हुई जगह पर पहुंचा तो उसने आसमान की तरफ देखकर ली युनमू को उसकी बारी आने का सिग्नल दिया। ली युनमू भी हवा में किसी तूफान की तरह उड़ता हुआ ठीक उन ड्वार्फ्स के झुंड के बीचों बीच आकर गिरा, किसी एपिक एनिमे एंट्री की तरह। जमीन पर आते ही उसकी टांग हवा में घूमी और सबसे आगे भागते हुए ड्वार्फ का सर एक जोरदार किक से तरबूज की तरह फट गया। ये आतंकी मौत देकर पीछे भाग रहे सारे बीस्ट्स वहीं ब्रेक मारकर रुक गए। उन घूरते हुए मॉन्स्टर्स की तरफ देखकर ली युनमू ने अपनी आग वाली ब्लेजिंग तलवार का सर पकड़ ली। टाइम की कमी के चलते उसने उन सारे कचरों को एक साथ आने का चैलेंज दिया, ताकि देखे कि उनकी चमड़ी उसकी फायर सो टेक्निक को कितनी देर झेल पाती है। वो ड्वार्फ्स किसी से डरने वाले नहीं थे और एक भयंकर दहाड़ के साथ पागलों की तरह ली युनमू पर टूट पड़े। पर ली युनमू किसी हरिकेन की तरह घूमा और उसकी तेज तलवार ने हवा में आग का एक चक्र बनाया। एक ही स्ट्रोक में उसने वायलेंट ब्लेड अटैक से सारे ड्वार्फ्स को दो दो टुकड़ों में काटकर जमीन पर गिरा दिया। सिर्फ एक पल के अंदर वो पूरा भयंकर झुंड ली युनमू की तलवार के आगे कीमे की तरह कट चुका था और उसके चमकते चेहरे पर उन राक्षसों का हरा खून छींटों की तरह सजा हुआ था। एक राहत की सांस छोड़ते ही अचानक दो और ड्वार्फ्स ठीक उसके पीछे से निकलकर उस पर झपटे, पर ली युनमू हल्का सा मुड़कर उन्हें देखने के बाद भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। उन मॉन्स्टर्स के उस तक पहुंचने से पहले ही 2 तेज लेजर बीम्स आईं और दोनों के सर हवा में ही उड़ गए। पेड़ पर खड़े लिंगयान और ज़ैंग डा ने चौड़ में मुस्कुराते हुए अपनी गन्स नीचे की और ली युनमू को सिर्फ मारने पर फोकस करने को कहा, क्योंकि उसका बैक उन्होंने अच्छी तरह कवर कर रखा था। ठीक तभी लाशों के ढेर में से एक जख्मी ड्वार्फ ने उठकर भागने की कोशिश की। लिंग शुआंग की आवाज रेडियो पर तुरंत गूंजी और उसने वार्निंग दी कि अगर वो अपनी ट्राइब तक पहुंच गया तो बवाल हो जाएगा। पर पीछे से ल्यू क्यांग ने अपना शिकार क्लेम करते हुए हाथ में पकड़ी ब्लेड को हवा में घुमाया और आगे की तरफ पूरी ताकत से फेंककर लाइफ चेजिंग स्लैश मारा। वो हवा को चीरती हुई ब्लेड सीधा उस भागते हुए ड्वार्फ के बीचों बीच जा धसी और उसे वहीं जमीन पर चीथ दिया। अपनी मुट्ठी हवा में उछालते हुए ल्यू क्यांग खुशी से चिल्लाया और अपने सीधे निशाने की तारीफ की। लिंग शुआंग आराम से चलते हुए उनके पास आई और इस वेव में सबके कमाल के काम की तारीफ की। एक और नया लॉलीपॉप खोलते हुए उसने अंदाजा लगाया कि इस बार उन्होंने गारंटी 30 से 40 मॉन्स्टर्स को मारा होगा और इन 4 वेव्स में ही उनके पास एक लंबा पॉइंट स्कोर जमा हो चुका था। ज़ैंग डा ने जोश में लिंगैन की तरफ इशारा किया और लोहे पर हथौड़ा गर्म रहते ही मारने का उसूल याद दिलाया। उसने लिंगैन को एक और छोटा सा राउंड लगाकर एक नए झुंड को खींचकर लाने का आदेश दिया। लिंगैन गुस्से से लाल हो गया और रिजाइन करने की धमकी देते हुए बोला कि ये 5वीं बार का जब उसे बेट बनने को बोला जा रहा था, जबकि अभी थोड़ी देर पहले उसकी जान जाते जाते बची थी। ज़ैंग डा मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसका कंधा कसकर पकड़ते हुए प्लान बदला। उसने तय किया कि इस बार लिटिल मूमू बेट बनेगा और लिंगैन उसकी जगह सामने से सबसे आगे आकर अटैक करेगा। ये मौत वाला प्लान सुनते ही लिंगैन की रूह कांप गई और उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। ज़ैंग डा को वहां से जाते देख वो वहीं चीख पड़ा और तुरंत अपना डिसीजन बदलते हुए बेट बनने के लिए राजी हो गया। बस उसे मेन अटैकर बनने से बचना था। दूर जमीन पर चुपचाप बैठी लिंग शुआंग को अकेले घूरता देख ज़ैंग डा उसके ठीक बगल में आकर बैठ गया और उसका ध्यान भटकने का कारण पूछा। लिंग शुआंग की आवाज एकदम ठहरी हुई थी जब उसने कंफर्म किया कि इस ली युनमू को अवेकन हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। ज़ैंग डा ने हाँ में सर हिलाते हुए अग्री किया कि उसने एग्जाम से कुछ ही दिन पहले अपनी पावर अवेकन की थी। लिंग शुआंग ने एक हल्की सांस छोड़ी और एनालाइज किया कि सिर्फ 6 महीने में इतनी भयंकर और तबाहीकारी पावर हासिल करना किसी आम इंसान के लिए नॉर्मल नहीं था। पर ज़ैंग डा को इस बात से बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वो बहुत
अच्छे से जानता था कि उसके अंदर आम जैसा कुछ भी नहीं है। जैंग डा की आंखों में एक शातिर चमक आई और उसने क्लियर किया कि क्योंकि ली युनमू एकदम एबनॉर्मल और खतरनाक था, इसीलिए ही तो उसने इसे इस टीम में लाने का फैसला किया था। ठीक उसी पल लिंगयान जंगल से निकलकर डर से चीखता हुआ भागा आया। उसके पीछे का मंजर देखकर जैंग डा का पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया। वहां छोटे और कमजोर मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि उनसे दुगने साइज के भारी और आतंकी दरिंदों का पूरा आर्मी चला आ रहा था। लिंगयान जान हथेली पर रखकर चिल्ला रहा था और सबको भागने के लिए तैयार होने को कह रहा था। ये कचरा मौत अपने सामने देकर ली युनमू का दिमाग भी ब्लैंक हो गया और ल्यू क्यांग हकलाने लगा। भीड़ में से किसी की घबराई हुई आवाज आई, जिसने पहचान लिया कि ये ड्वार्फ शैमन चीफ्टन्स का पूरा झुंड था, जिसके बाद सारे मेंबर्स को तुरंत वहां से रिट्रीट करने का अलर्ट मिल गया। लंबी और जानलेवा मौत की फाइट के बाद आखिरकार ली युनमू की टीम को आराम करने का वक्त मिला। पांचों लोग आके आसपास बैठे हुए थे और जैंग डा सेटिस्फैक्शन के साथ सिस्टम स्क्रीन चेक कर रहा था। उसने खुशी से अनाउंस किया कि आज उनके अकेले मुमू ने 230 डायमेंशनल बीस्ट्स की लाशों का ढेर लगा दिया था, जिसका मतलब पूरी टीम का 43% कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसका था। ऊपर से सिस्टर लिंग शुआंग ने कवर देते हुए 92 को ठिकाने लगाया, जो कि 35% कंट्रीब्यूशन था। ली युनमू ने अपनी नजरें उठाकर लिंग शुआंग की तरफ देखा और सारा क्रेडिट सिस्टर के लगातार कवर को दिया, ये कहते हुए कि अगर वो सामने नहीं होता तो उनका स्कोर उसके स्कोर को आराम से पीछे छोड़ देता। पर लिंग शुआंग ने इस कॉम्प्लीमेंट का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसकी शातराना अकल को भांप चुकी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि ली युनमू ये सारा क्रेडिट उसे इसलिए दे रहा था ताकि खुद की असली ओपी इमेज दुनिया से छुपा सके। आग के पास शांति से बैठे लिंगयान और लू कियांग का रोना और सिसकना चालू था। जैंग डा ने उन्हें रोते देख पूछा कि उन्हें क्या परेशानी थी। लिंगयान का मुंह फूला हुआ था और उसने आंसू भरी आंखों से कंप्लेन की कि पूरे दिन मौत के मुंह में जाने के बाद भी उसे सिर्फ 5 पॉइंट्स मिले थे। उसके सामने बैठे लू कियांग ने भी रोते हुए एग्री किया कि उसके पास भी सिर्फ कुछ ही चिल्लर बचे थे। इन दोनों नमूनों को सिसकते हुए देखकर लिंग शुआंग को मजबूरी में आगे आना पड़ा और उसने अपने पॉइंट्स उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने का दिलासा दिया। ये फीचर सुनते ही ली युनमू की आंखें फटी रह गई और उसने भी अपने पॉइंट्स का 15% हिस्सा शाओ चोंग के अकाउंट में भेजने का ऐलान कर दिया। लू कियांग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जान जोखिम में डालकर कमाए गए थे। ली युनमू ने एकदम भौकाल एटीट्यूड में दोस्ती का ऐलान किया कि आगे बढ़ेंगे तो भी साथ और पीछे हटेंगे तो भी साथ। ये सुनकर लू कियांग की आंखों में इज्जत के आंसू आ गए और उसने ली युनमू की महानता पर फिदा होने की बात कही। अंधेरा होता देख जैंग डा ने सबको जल्दी से अपना लूट का माल बांटकर अपने टेंट्स में आराम करने को भेजा। टेंट के अंदर अकेला बैठकर ली युनमू ने अपने दोनों हाथों में पकड़े उन चमकते हुए पत्थरों को देखा। उसे समझ आ गया कि यही वो रेयर शेन पावर क्रिस्टल्स थे जो अंधेरे में भी तेज चमक रहे थे। ठीक तभी उसके दिमाग में लिंग शुआंग का दिया हुआ लेक्चर घूमा कि इन क्रिस्टल्स की पावर सिर्फ 12 घंटे तक ही एक्टिव रहती थी। उन दोनों क्रिस्टल्स को टेबल पर रखते हुए उसने गहरी सोच में फैसला लिया कि ऐसी कंडीशन में उसे यही इन क्रिस्टल्स को यूज करके अपने अंदर आग लगानी पड़ेगी। सिस्टम स्क्रीन को हवा में ओपन करते ही उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। आखिर पहली बार अपनी एनर्जी लेवल के साथ छेड़छाड़ करने में थोड़ी नर्वस फीलिंग तो आती थी। स्क्रीन पर इंसानी जिस्म का एक होलोग्राफिक मॉडल चमकने लगा, जिसमें अनगिनत अलग अलग कलर के डॉट्स बने हुए थे। ली युनमू का सिर चकरा गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हजारों एक्यू पॉइंट्स में से सबसे पहले कौन सा एक्यू पॉइंट खोला जाए। ठीक तभी उसे ली बोवेन की पिछली क्लास का लेक्चर याद आया, जिसमें उन्होंने टियान एक्यू पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चॉइस बताया था, जिसे खोलने के बाद इंसान की थॉट प्रोसेस और रिएक्शन स्पीड मौत से भी ज्यादा तेज हो जाती थी। उसने अपना पहला निशाना यही तय किया और एक चमकते हुए क्रिस्टल को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उस पर पूरा जोर लगाया। क्रिस्टल के चूर चूर होते ही उसने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर आंखें बंद की और फोकस लगाया। उसके हाथों के बीच से अचानक एक भयंकर रोशनी फूटने लगी और एक छोटा सा चमकता हुआ वॉर्टेक्स तैयार होकर ठीक उसके माथे के बीचों बीच जाकर घुस गया। अपनी बॉडी को ढीला छोड़कर उसने पूरी ताकत से उस एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। सिस्टम की स्क्रीन पर टियान एक्यूपॉइंट का इग्निशन रेट 15% पर आकर रुक गया। उस अंधी ताकत के नशे में उसके पैर लड़खड़ाए और उसे ये नया एनर्जी फ्लो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। और जब उसने तुरंत पैरामीटर्स चेक किए तो उसका दिमाग गुस्से से फट गया। उसने चिढ़कर सोचा कि उसके पूरे 5 अनमोल क्रिस्टल्स जलाकर उसे सिर्फ 70% इग्निशन मिला था, जबकि अच्छे एप्टीट्यूड वालों को एक पूरी चेन खोलने के लिए सिर्फ 1 या 2 क्रिस्टल्स चाहिए होते थे। उसे लगने लगा कि उसका जिस्म सच में रद्दी और थर्ड क्लास था। पर उसके इस गुस्से को ठीक तभी सिस्टम नोटिफिकेशन ने शांत कर दिया। शैडो हैक सिस्टम के सक्सेसफुली अपडेट होने का मैसेज आते ही उसका गुस्सा एक्साइटमेंट में बदल गया। उसने खुशी से अपने आतंकी सिस्टम को एक्टिवेट किया और शैडो सिस्टम को बाहर निकालने की कमांड दी। उसके सामने की जमीन से वही पुरानी खौफनाक परछाई एक बार फिर से खड़ी हो गई, पर इस बार उसके जिस्म पर एक भयंकर और कातिलाना आर्मर की लेयर चढ़ी हुई थी। सिस्टम ने जानकारी दी कि इस शैडो की ताकत पूरी तरह ली युनमू की एनर्जी के बराबर कर दी गई थी और टियान एक्यू पॉइंट खुलने की वजह से वो अब आसानी से अपनी आत्मा इस शैडो के अंदर कनेक्ट करके इसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। ली युनमू के चेहरे पर एक मौत वाली शैतानी मुस्कान आ गई और उसने शैडो की बॉडी को कंट्रोल करने का ट्राई किया। अगले ही सेकंड उसने आंखें बंद करके बॉडी सरेंडर की और हाई वोल्टेज झटके के साथ उसकी ओरिजिनल बॉडी जमीन पर बेहोश होकर ढेर हो गई। पर उसके ठीक सामने खड़ी उस शैडो ने आराम से आंखें खोली। शैडो की आंखों से अपने ही नंगे जिस्म को देखकर ली युनमू पागलों की तरह खुशी से झूम उठा और इन ओपी फीचर्स को किसी कयामत से कम नहीं माना। उसने ठेठ अंदाज
अंदाज में सोचा कि इन खौफनाक रातों में अंधेरे में चुपचाप सोना सच में बेवकूफों का काम था। शैडो को कंट्रोल करते हुए वो टैंक से दबे पांव बाहर निकला और मिडनाइट की मौत की शुरुआत करने का ऐलान किया। बस उसे ध्यान रखना था कि ज़ैंग दा और बाकी सोते हुए दोस्तों को इसकी भनक ना लगे। रात भर अंधेरे जंगल में मौत का नंगा नाच करने के बाद सुबह होते होते ली युन मू अपने असली जिस्म में वापस आया। टेंट की एक कुर्सी पर धड़ाम से गिरते हुए उसने बुरी तरह हांफते हुए एक थकी हुई सांस छोड़ी। उसकी ओरिजिनल बॉडी अपूरी तरह ओवरलोड होकर आधी मौत झेल रही थी, पर उसकी मेहनत रंग लाई और उसका टियान एक्यू पॉइंट 100% पूरी तरह ओपन हो चुका था। उसने अपनी जेब से एक फटा हुआ पेपर निकाला जिस पर अजीब पीले सिंबल्स बने हुए थे और हैरानी से सोचा कि आखिर ये कचरा चीज क्या थी जिसे वो ड्वार्फ्स का झुंड जान लगाकर सेफ रखने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी पल ज़ैंग दा की स्पीकर फाड़ आवाज आई जिसने उसे निकलने के लिए उठने का ऑर्डर दिया। ली युन मू जल्दी से अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर निकला। टेंट के बाहर लूक यांग और लिंग यान अपने अब्जॉर्प्शन रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे। लिंग यान ने चौड़ में बताया कि उसने अपना चोंग जी एक्यू पॉइंट 80% तक इग्नाइट कर लिया था, जबकि लूक यांग 5 क्रिस्टल्स जलाकर सिर्फ 75% ही खोल पाया था। बाहर आते हुए ली युन मू से पूछा गया कि उसने रात कितने एक्यू पॉइंट्स इग्नाइट किए। ली युन मू ने एकदम लिमिटेड डिटेल दी और आराम से बताया कि उसने सिर्फ एक टियान एक्यू पॉइंट 70% तक इग्नाइट किया है। ये सुनते ही दोनों पागलों की तरह हंसने लगे और मजाक उड़ाया कि ली युन मू तो उन दोनों बेवकूफों से भी 7 रैंक नीचे था। इन दोनों नमूनों को हंसते देकर ली युन मू को बस दया आई। ठीक तभी लिंग श्वांग ने आवाज लगाई और सबको जल्दी गाड़ी में बैठने को कहा। लिंग यान के शिकार लोकेशन पूछने पर उसने तीखे अंदाज में जवाब दिया कि आज वो सीधा वापस उन्हीं ड्वार्फ शैमन चीफ्टन्स को ढूंढकर उनसे खून का बदला लेंगे। पलक झपकते ही इस तबाहीकारी सर्वाइवल गेम में लगातार 3-4 दिन का लंबा वक्त गुजर गया। दिन की भयंकर बैटल्स की वजह से पूरी टीम की ताकत और कोऑर्डिनेशन आसमान छू चुकी थी और वो हाई लेवल डिमेंशनल बीस्ट्स को आसानी से मिट्टी में मिला रहे थे। और हर रात जब पूरी टीम गहरी नींद में सोती थी, ली युन मू अकेले जंगल में अपनी उस आतंकी शैडो के साथ ओपी शिकार कर रहा था। अब उसके 4 अलग अलग शेन एक्यू पॉइंट्स एक्टिवेट हो चुके थे और उसकी इंटरनल पावर पहले के मुकाबले ठीक दुगनी भयंकर हो चुकी थी।